वो फिल्म कहाँ है सीता? सीता बोली, फिल्म एक ऐसी जगह जा चुकी है जहां तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन तुम क्या समझते हो कि यहां से निकल सकोगे? इस शहर की चारों तरफ से नाकाबंदी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है। इस बंगले से निकलकर तुम चंद गज दूर नहीं जा सकोगे। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, मैंने तुम पर एतबार किया, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं अब भी अपने वचन पर कायम हूँ। तुमने अगर मेरे दोनों आदमी मार दिए हैं तो मैं उन्हें भूल जाऊंगी और वादे के मुताबिक तुम्हें हिफाजत से शहर से बाहर पहुंचा दूंगी। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, क्या तुम समझती थी कि मैंने तुम्हारे सामने हथियार डाल दिए थे और तुम्हारी बात मान ली थी? बात यह है सीता देवी कि मैंने पहले ही रोज तुम्हें पहचान लिया था कि तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो। हमें भी पनाह की तलाश थी, इसलिए हम खामोशी से तुम्हारे साथ आ गए और मैं तुम्हारी हर बात मानता चला गया। मुझे ये भी यकीन था कि तुम हमारी असलियत मालूम कर लोगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन तुमने हमें सरकार के हवाले करने की बजाय अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी। तुम्हारी नजरें रत्ना पर थीं, और यह भी इत्तेफाक है कि उस रोज किसी राजकुमार ने उसे तुम्हारे साथ गाड़ी में देख लिया। तुम्हें यकीन हो गया था कि रत्ना तुम्हारे लिए सोने की चिड़िया साबित होगी और तुम यहाँ के दौलतमंदों को दोनों हाथों से लूटोगी। और जब तुमने हमारी वीडियो फिल्म बनाई तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम यहाँ के बड़े बड़े लोगों को इस तरह भी ब्लैकमेल करती हो। इतनी दौलत ऐसे ही तो नहीं इकट्ठी की तुमने। रत्ना मेरी वो साथी है जिसने नागराज और बेला के खिलाफ जंग में कदम कदम पर मेरा साथ दिया। इसने मेरी खातिर एक बार नहीं कई बार मौत की आंखों में आंखें डालकर झांका है। जो औरत मेरे लिए मौत के मुंह में छलांग लगा सकती है, तुम क्या समझती हो कि मैं उसे धोखा दूंगा और तुम जैसी शैतान औरत के रहमो करम पर छोड़कर भाग जाऊंगा? सीता ने कहा, तुम पछताओगे। और फिर उसने अचानक ही उठकर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। मगर रत्ना मुझसे ज्यादा फुर्तीली साबित हुई। उसने जल्दी से टांग आगे कर दी। सीता उसकी टांग से उलझकर लड़खड़ाती हुई दरवाजे में गिरी, और इससे पहले कि वो संभलने की कोशिश करती, रत्ना ने उसे छाप लिया। वो दोनों एक दूसरे को रगेदती हुई राहदारी में आ गईं। दोनों के मुंह से बिल्लियों जैसी गुर्राहटें निकल रही थीं। मैं करीब खड़ा दिलचस्प नजरों से उन्हें लड़ते हुए देख रहा था। दोनों ने साड़ियां पहन रखी थीं और दोनों बार बार अपनी ही साड़ियों में उलझ रही थीं। दोनों के ब्लाउज फट गए और बाल चिड़ियों के घोंसलों की तरह बिखर गए। रत्ना सीता पर हावी थी। उसने जल्द ही सीता को जेर कर लिया और उसके सीने पर सवार होकर उसके नरखरे पर पंजे जमा दिए। सीता अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर रत्ना में न जाने इतनी ताकत कहां से आ गई। सीता की आंखें हलकों से उबल आईं। उसके हलक से खरखराहट की सी आवाजें निकल रही थीं। उसकी कुव्वत मुदाफियत भी खत्म होती जा रही थी और आखिरकार वो बेहिस्सो हरकत हो गई। मगर रत्ना ने उसके गले से हाथ उस वक्त तक नहीं हटाए जब तक उसकी मौत का यकीन नहीं हो गया। रत्ना उसे छोड़कर दीवार से टेक लगाए बैठी देर तक हाँपती रही। मैंने रत्ना की तरफ देखा, कहा, अब जल्दी से उठकर अपना हुलिया दुरुस्त करो ताकि हम यहाँ से निकलें। रत्ना ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर उठकर सीता वाले कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे से सूटकेस निकालकर लाउंज में आ गया। रत्ना तकरीबन 15 मिनट के बाद कमरे से आई। उसने अपने बाल वगैरह दुरुस्त करके सीता ही की एक और साड़ी पहन ली थी। हम दोनों बरामदे में आ गए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और सूटकेस उठाए बरामदे से उतरकर कार में आ गया। चाबियों का गुच्छा कार में लगा हुआ था। मैंने सूटकेस डिक्की में रखा और रत्ना की तरफ देखते हुए कहा, तुम कार स्टार्ट करके लाओ, मैं गेट खोलता हूँ। मैं दौड़कर गेट के करीब पहुंच गया। इस दौरान रत्ना भी कार को घुमाकर उस तरफ ले आई। मैंने गेट खोल दिया। रत्ना ने कार बाहर निकाल कर रोक ली। मैंने गेट बंद किया और कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गया। रत्ना ने कार दाईं तरफ मोड़ ली और उसकी रफ्तार बढ़ाती चली गई। सीता ने गलत नहीं कहा था। शहर में वाकई चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी। अहम सड़कों पर बाज मकामात पर गाड़ियां रोककर चेकिंग भी की जा रही थी, और मेरा ख्याल था कि यह सब कुछ बेकार था। न तो मुझे कोई पहचानता था और न ही रत्ना को। बेला ही ऐसी हस्ती थी जो हम दोनों की सूरत से आशना थी, लेकिन जाहिर है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद हो सकती थी। बैक वक्त मुख्तलिफ जगहों पर उसकी मौजूदगी का तसव्वुर मुहाल था। इसमें शुबा नहीं कि बेला ने मेरा हुलिया बता दिया होगा, लेकिन हर शख्स इतना ज़हीन नहीं था कि महज बताए हुए हुलिये से किसी को शनाख्त कर ले। और फिर पिछले 3-4 दिनों के दौरान कुछ तब्दीली भी आ गई थी। इस दौरान शेव किसी हद तक बढ़ गई थी और मूछें तो मैंने उसी रोज साफ कर दी थी जब सीता हमें यहाँ लेकर आई थी। और फिर बेला ने मुझे ट्रेन में अकेले ही देखा था। उसे मालूम नहीं था कि मेरे साथ कोई और था भी या नहीं। अगर था भी तो कौन था, कोई मर्द या औरत? बहरहाल बहुत सी बातें थीं जो मेरी शनाख्त के सिलसिले में दूसरों के लिए उलझन पैदा कर सकती थी। रत्नाकार को शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाती रही। शहर से बाहर जाने का रास्ता न उसे मालूम था न मुझे। रास्तों से अदम वाकफियत की वजह से हम घूमते हुए क्लॉक टावर की तरफ निकल आए। घंटा घर चौक का ये इलाका शहर का सबसे बारौनक इलाका था। चेकिंग उस तरफ भी हो रही थी।
पुलिस वाले हर तरफ दंतनाते फिर रहे थे और मेरे ख्याल में वो चुगत ही थे जो इस तरह मुकम्मल शनाख्त के बगैर किसी को तलाश करते फिर रहे थे। इस इलाके में लातादाद रेस्टोरेंट और कई छोटे बड़े रिहायशी होटल भी थे। इन होटलों में लोगों को तंग तो किया जा सकता था, मगर किसी को तलाश करना मुमकिन नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी तशवीश बढ़ रही थी। अंदेशा इस बात का था कि अगर सीता का कोई जानने वाला उसके बंगले पर पहुंच गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जाहिर है हमें सीता के बंगले में किसी ने नहीं देखा था, मगर उसकी कार की तलाश शुरू हो सकती थी। सीता इस शहर की बहुत मारूफ शख्सियत थी और मुझे यकीन था कि बहुत से लोग उसकी कार को भी पहचानते होंगे और कार की शनाख्त हमारे लिए मसला बन सकती थी। सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे शारदा की तरफ से था। वो आज किसी भी वक्त वापस आ सकती थी। मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा, इस तरह तो हम पूरे शहर में घूमते रहेंगे और हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। उसी वक्त हम न जाने कहां घूमते हुए उम्मीद भवन की तरफ निकल आए थे। मैंने कहा बेहतर होगा कि किसी से रास्ता पूछ लिया जाए। रत्ना ने कार एक मोड़ पर रोक ली जहां एक नारियल फरोश की रेडी खड़ी थी। रेडी के करीब एक नौजवान लड़की और एक मर्द खड़ा था। दोनों नारियल में स्ट्रॉ लगाए उसका पानी पी रहे थे। मैंने नारियल फरोश की तरफ देखते हुए कहा, ओ भाया, मिंदौर जाने का रास्ता किस तरफ को है? उस औरत और मर्द ने भी हमारी तरफ देखा। रेडी वाला अपना काम छोड़कर कार के करीब आ गया और कदरे झुककर रत्ना को रास्ता समझाने लगा। वो हाथ से इशारे कर रहा था, मगर उसकी नजरें रत्ना के गिरेबान में झांक रही थी। रत्ना ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। मिंदौर जोधपुर से 5-6 मील के फासले पर पुराना शहर था। सदियों पहले ये शहर इस खित्ते का मरकज हुआ करता था, मगर जोधपुर की तामीर के बाद ये शहर वीरान हो गया। अगरचे अब भी यहाँ आबादी थी, लेकिन शहर की वो हैसियत नहीं रही थी जो पहले थी। यहाँ लातादाद और कदीम तारीखी इमारतें थीं, आलीशान महल थे, हवेलियां थीं, और अब लोग इन्हीं तारीखी इमारतों को देखने के लिए यहाँ आया करते थे। हमारा इन कदीम और तारीखी इमारतों को देखने का कोई इरादा नहीं था। मिंदौर की तरफ जाने वाली सड़क ही दरअसल आगे नागौर की तरफ चली गई थी। नागौर अगरचे 3-4 घंटों के फासले पर था, लेकिन वहां से हमें किसी और तरफ जाने का रास्ता मिल सकता था। एक मोड़ पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक बीड़ी के कश लगा रहा था। रत्ना ने उनके करीब कार रोक ली। दोनों पुलिस वाले एकदम होशियार हो गए। रत्ना ने एक पुलिस वाले को इशारे से करीब बुलाया तो वो दोनों भागे चले आए। रत्ना ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, तुम में से कोई बता सकता है कि मिंदौर का रास्ता किस तरफ है? उन दोनों ने मुखालिफ समतों में इशारा किया था। जाहिर है दोनों में से कोई ना कोई रास्ता उस तरफ जाता होगा। रत्ना ने इस मर्तबा फिर बारी बारी दोनों की तरफ देखा। बोली, तुम लोग किस ड्यूटी पर हो? मेरा मतलब है कोई खास ड्यूटी या गश्त? एक पुलिस वाले ने कहा, पूरे शहर की पुलिस एक मफरूर को तलाश कर रही है जी, लेकिन हम जानत हैं कि वो मफरूर हिंदुस्तान की सरहद भी पार कर चुका होगा। दूसरे ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बोला, और क्या, वो 4 दिन तक तो यहाँ नहीं टिका रहेगा ना? हम तो यूं ही टाइम पास करते हैं देवी जी। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि उन दोनों ने मुझे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। वो दोनों रत्ना ही की तरफ देख रहे थे। एक कांस्टेबल ने कहा, ये सीता देवी की गाड़ी है ना देवी जी? मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। बहुत से लोग सीता की कार को पहचानते थे। रत्ना ने कहा, हाँ ये सीता देवी की कार है। हम सीता के मेहमान हैं, बंबई से आए हैं। मिंदौर देखने के इरादे से घर से निकले थे, मगर 1 घंटे से भटक रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि किस तरफ जाना है। इस शहर में नए आए हैं ना, पहली मर्तबा। एक कांस्टेबल ने कहा, हम आपकी कोई मदद करें देवी जी? हमारा मतलब है आपके साथ गाड़ी में बैठ जावें और रास्ता बताते रहें। रत्ना ने गर्दन हिलाई। बोली, हाँ ये ठीक रहेगा। फिर वो मेरी तरफ देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा दी। बोली, ऐसा करो तुम दोनों गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें इनाम देंगे और सीता देवी से कहकर और भी इनाम दिलवाएंगे। एक पुलिस वाले ने फौरन ही कार के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख दिया, मगर दूसरा कुछ हिचकिचा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर दरवाजे की लॉक नॉब हटा दी। वो पुलिस वाला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। मैंने दूसरे पुलिस वाले से कहा, क्यों भाया, तुम क्यों नहीं बैठ रहे? वो बोला, हम का ड्यूटी इस सड़क पर है साहब जी। इंस्पेक्टर साहब आ गए हो तो हम का नौकरी से निकाल देगा। मैंने कहा, इंस्पेक्टर कुछ नहीं कहेगा, तुम बैठो। कोई रास्ते में पूछे तो कह देना कि एसी साहब ने तुम्हारी ड्यूटी हमारे साथ लगाई है। सीता देवी को तो तुम जानते हो, कोई गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगी। दूसरा पुलिस वाला भी हिचकिचाता हुआ अपने साथी के पास पिछली सीट पर बैठ गया। उन दोनों के पास क्लैशनकोफ किस्म की राइफलें थीं, जो उन्होंने अपने पैरों के बीच में खड़ी कर ली थीं। रत्ना ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे रास्ता बताते रहना। एक पुलिस वाले ने कहा, पहले तो उल्टे हाथ को मोड़ ले देवी जी, आगे का रास्ता फिर बताते रहेंगे। अगले मोड़ पर रत्ना ने कार बाईं तरफ मोड़ ली और फिर वो पुलिस वाला रास्ता बताता रहा। तकरीबन 20 मिनट के बाद कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंच गई, मगर कुछ आगे जाने के बाद रत्ना को कार की रफ्तार कम करनी पड़ी। आगे एक आरजी पुलिस चौकी बनी हुई थी और सड़क पर बैरियर लगा हुआ था। उस बैरियर के करीब कम से कम 4 पुलिस वाले नजर आ रहे थे।
रत्ना ने बैरियर के करीब पहुंचकर कार रोक ली। चारों पुलिस वालों ने कार को घेरे में ले लिया। एक पांचवा पुलिस वाला सड़क से जरा हटकर दरख्त के साए में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो भी उठकर करीब आ गया। वो सब इंस्पेक्टर था और जाहिर है उस पार्टी का इंचार्ज वही था। उसने पहले कार को देखा, फिर झुककर मुझे घूरा और घूमकर ड्राइविंग साइड पर आ गया। उसने पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों कांस्टेबलों को भी देख लिया था। उन दोनों ने बैठे ही बैठे अपने अपने हाथ माथे पर रख दिए। सब इंस्पेक्टर ने झुककर रत्ना से पूछा, ये कार तो सीता देवी की है, आप लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसकी नजरें भी रत्ना के चेहरे से फिसलती हुई ब्लाउज में रिंग गईं। रत्ना ने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा, मैं सीता की कजन हूँ और ये मेरे पति हैं। हम लोग कल शाम को मुंबई से आए हैं, मिंदौर शहर देखने जा रहे हैं। सीता मसरूफियत की वजह से हमारे साथ नहीं आ सकी। उसने बताया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए सीता के एक दोस्त पुलिस ऑफिसर ने ये 2 कांस्टेबल हमारे साथ कर दिए। रत्ना ने बात करते हुए इस अंदाज में पहलू बदला था कि सब इंस्पेक्टर की आंखों में चमक सी उभर आई। उसने कहा, सिर्फ मिंदौर या कहीं और भी जाने का इरादा है? रत्ना मुस्कुराई, बोली, सिर्फ मिंदौर। बड़ी तारीफ सुनी है वहां की तारीखी इमारतों की, 2-3 घंटों में वापसी हो जाएगी। सब इंस्पेक्टर अगरचे मुतमईन हो गया था। हमारे साथ उन 2 कांस्टेबलों की मौजूदगी भी उसके इत्मीनान के लिए काफी थी, लेकिन वो रत्ना से कुछ और भी सवाल करता रहा। इस दौरान उसने 2-3 मरतबा मेरी तरफ भी देखा, मगर बिल्कुल सरसरी अंदाज में। उसकी तवज्जो का मरकज तो रत्ना थी और मैं समझ गया था कि वो सवालात के बहाने ज्यादा से ज्यादा वक्त लेना चाहता था ताकि आंखों को तर कर सके। रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अब हम जा सकते हैं ऑफिसर? ऑफिसर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल, आप जाइए देवी जी, वापसी इसी रास्ते से होगी ना? रत्ना बोली, क्या कोई और रास्ता भी है? सब इंस्पेक्टर ने कहा, 1-2 कच्चे रास्ते और भी हैं, मगर वो आपके लिए मुनासिब नहीं है। फिर वो पिछली सीट पर बैठे हुए कांस्टेबलों को हिदायत करने लगा कि देवी जी का ख्याल रखा जाए। रत्ना ने पहलू बदलते हुए सब इंस्पेक्टर को आखिरी झलकी दिखाई और मुस्कुराते हुए कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक तो कार हल्की रफ्तार से चलती रही और फिर रत्ना एक्सेलरेटर पर पैर का दबाव बढ़ाती चली गई। पर रौनक सड़क थी, सामने से अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था, बसें भी थी। तेज रफ्तारी की वजह से मिंदौर पहुंचने में ज्यादा देर न लगी। कदीम शहर की तारीखी इमारतें दूर ही से नजर आ रही थी। ये सड़क शहर के पहलू से गुजरती हुई नागौर की तरफ चली गई थी। सड़क के दाईं तरफ भी इक्का दुक्का इमारतें थीं, मगर शहर का बड़ा हिस्सा सड़क के बाईं तरफ और कदरे हटकर था। पहले बैठे हुए एक कांस्टेबल ने कहा, आगे एक पेट्रोल पंप है देवी जी, वहां से गाड़ी बाएं हाथ मोड़ो। पेट्रोल पंप का नाम सुनते ही मैंने कार के डैशबोर्ड की तरफ देखा। रत्ना की नजरें भी उस तरफ उठ गईं। फ्यूल बताने वाले डायल की सुई दरमियान में थी। कांस्टेबल ने बर वक्त याद दिला दिया। रत्ना ने कार पेट्रोल पंप पर रोक ली। टंकी फुल करवाने के बाद मैंने अदायगी की और कार पेट्रोल पंप की हुदूद से निकलकर बाईं तरफ वाली एक सड़क पर मुड़ गई। ये सड़क मिंदौर शहर के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई थी। ये शहर बिल्कुल वीरान नहीं था। मकामी लोगों की आबादी भी थी और सयाहों की आमदोरफ्त भी। सड़क के दोनों तरफ बड़ी खूबसूरत इमारतें नजर आ रही थीं। 5 बज चुके थे। रत्ना ने एक जगह गाड़ी रोक ली। करीब ही एक ढाबा था। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए इशारा किया। मैंने जेब से कुछ नोट निकालकर 50-50 रुपए उन दोनों कांस्टेबलों को दे दिए। मैंने कहा, तुम दोनों इस ढाबे पर बैठकर चाय वगैरह पियो, हम घूम फिर कर 2-2.5 घंटों में वापस आ जाएंगे। और अगर वापस ना आए तो समझ लेना कि हमने किसी राजा के महल या हवेली में रात गुजारने का फैसला कर लिया है। ऐसी सूरत में तुम लोग बस पर बैठकर वापस चले जाना। किसी महल या हवेली में रात गुजारने की बात करते हुए मैंने मखसूस अंदाज में एक आंख भी दबा दी। कांस्टेबलों को इससे गरज नहीं थी कि हम रात किसी महल में गुजारेंगे या खंडर में। 50-50 रुपए मिल जाने पर उनकी बातें खिल गईं और वो दोनों कार से उतर गए। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, 7 बजे तक हमारा इंतजार करना और फिर चले जाना। रत्ना ने कार आगे बढ़ा दी और फिर शहर से निकलकर मेन रोड पर आने में ज्यादा देर न लगी। मेन रोड पर आते ही रत्ना ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। मिंदौर शहर दूर रह गया था। नागौर की तरफ से आने वाला ट्रैफिक भी अब कम हो गया था। कभी कोई माल बरदार ट्रक या बस सामने से आती हुई नजर आ जाती। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक वसी और अरीज सहरा फैले हुए थे। किसी वक्त कोई बस्ती भी नजर आ जाती। इन बस्तियों को देखकर मुझे हैरत होती थी कि यहाँ के रहने वाले क्या करते थे। सूरज गुरूब हो चुका था। रेगिस्तान में अब कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां भी नजर आ जाती। अंधेरा होने के बाद पहाड़ियों के अब हयूले ही दिखाई दे रहे थे। 7 बजे के करीब रत्ना ने एक छोटी सी बस्ती में सड़क के किनारे एक दुकान के सामने कार रोक ली। उसने इंजन बंद करते हुए कहा, यहाँ से खाने की कोई चीज मिले तो ले लो और अब गाड़ी तुम चलाओ, मैं थक गई हूँ। वो दरवाजा खोल कर नीचे उतर आई। मैं भी नीचे उतर आया। 2-3 दुकानें घूमने के बाद कुछ चीजें मिल गईं जिन्हें हम रास्ते में भी खा सकते थे। रत्ना पैसेंजर सीट पर बैठ गई और मैं ड्राइविंग सीट पर आ गया। मैं पहली मर्तबा उस कार के स्टीयरिंग के सामने बैठा था। बहुत शानदार कार थी। लगता था जैसे हम जहाज पर सफर कर रहे हों।
वैसे जोधपुर से भागने में हमें कोई और कार भी मिल सकती थी। हम गन पॉइंट पर कोई भी कार छीन सकते थे, मगर सीता की उस कार का ये फायदा हुआ था कि हमें शहर से निकलने में आसानी हो गई थी। सीता के नाम ने हमें बहुत फायदा पहुंचाया था। पहले वो 2 कांस्टेबल मिल गए जिनसे रास्ता पूछने के लिए हम रुके थे। उन कांस्टेबलों ने सीता की कार पहचान ली और रत्ना ने बड़ी जहानत का सबूत देते हुए उन दोनों कांस्टेबलों को कार में बिठा लिया। कार में उन कांस्टेबलों की मौजूदगी का भी हमें बड़ा फायदा हुआ। चेक पोस्ट पर पुलिस ऑफिसर पहले सीता की कार और फिर उन कांस्टेबलों की वजह से बड़ी आसानी से झांसे में आ गया, जिससे हम किसी परेशानी के बगैर वहां से निकल आए थे। अब उन कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टर का क्या हशर होगा, इससे हमें कोई गरज नहीं थी। इतना तो मुझे यकीन था कि जल्द या बदेर सीता और उसके मुहाफिजों के कत्ल का पता चल जाएगा। हो सकता है अब तक पता चल भी चुका हो और हमारी तलाश शुरू हो चुकी हो। आगे पहाड़ियां शुरू हो गई थीं। ये पहाड़ियां 1,500-2 हजार फुट से ज्यादा बुलंद नहीं थीं और दाएं बाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। इन पहाड़ियों में बड़े खतरनाक मोड़ थे। ड्राइवर की मामूली सी गफलत मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी, इसलिए मैं बहुत मोहतात होकर गाड़ी चला रहा था। यह पहाड़ी सिलसिला ज्यादा तवील साबित नहीं हुआ। दूसरी तरफ छोटे छोटे टीले थे जिन पर सब्जा भी नजर आ रहा था। यूं तो ये कार एयर कंडीशन थी, मगर मैंने एसी बंद करके दोनों तरफ की खिड़कियों के शीशे गिरा दिए। ताजा हवा एसी से कहीं बेहतर थी और उस वक्त हवा में कदरे खुनकी और नमी महसूस हो रही थी, जिससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि कुर्ब जवार में कोई झील मौजूद है। राजस्थान के बारे में आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये बंजर और बेबरगोग्या रेगिस्तान है, लेकिन हकीकत यह है कि यह बड़ा खूबसूरत इलाका है। इसमें शुबा नहीं कि यहाँ मीलों दूर तक ऐसे रेगिस्तान भी फैले हुए हैं जहाँ जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ ही सब्जे से ढकी हुई पहाड़ियाँ और खूबसूरत कुदरती झीलें भी हैं। किसी झील के बारे में मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। थोड़ा ही आगे जाने के बाद दाईं तरफ एक मोड़ पर संग्राम नगर और संग्राम लेक का बोर्ड नजर आया। हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ ये बोर्ड कार के हेडलैंप्स की रोशनी में दूर से ही नजर आ गया था। कार जैसे ही उस बोर्ड से आगे निकली, मैंने कार रोक ली। रत्ना ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा, बोली क्या हुआ? मैंने कार को रिवर्स गियर में डालते हुए पूछा। इस तरफ से चलते हैं। मेरी छठी हिस्स किसी खतरे का एहसास दिला रही है। न जाने ये ख्याल बार बार क्यों आ रहा है कि हमारा पीछा हो रहा है और पीछा करने वाले हमारे करीब पहुंच रहे हैं। रत्ना ने पीछे मुड़कर देखा, बोली पहले तो मीलों दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। अगर कोई गाड़ी होती तो उसके हेडलैंप्स की रोशनी जरूर होती। मैंने कहा मेरी छठी हिस्स भी गलत नहीं हो सकती। मैंने कार को काफी पीछे ले जाकर बोर्ड के करीब उसी रास्ते पर मोड़ लिया जो टीलों में बल खाता हुआ अंदर की तरफ चला गया था। ये रेत के टीले नहीं थे, सुर्ख भुरभुरी मिट्टी थी। हम पीछे जो पहाड़ियां छोड़कर आए थे वो भी सुर्ख थीं। टीलों के दरमियान बल खाता हुआ रास्ता कच्चा था। कार की रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं हो सकती थी। सड़क के मोड़ पर लगे हुए बोर्ड पर संग्राम का फासला 12 किलोमीटर लिखा हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में यह फासला 20 किलोमीटर से कम नहीं था। टीलों के इख्तिताम पर नशेबी इलाका था, जहां कुछ दूर एक बस्ती की रोशनियां नजर आ रही थी। टीलों से निकलते ही ताड़ और नारियल के दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया था। झील के किनारे पर आबाद संग्राम नगर नामी वो बस्ती खासी बड़ी थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी आबादी 5,000 के लगभग जरूर रही होगी। यहाँ बिजली नहीं थी। बाजार में मुनासिब फासलों पर लकड़ी के लैंप पोस्ट लगे हुए थे जिन पर केरोसिन के लैंप जल रहे थे। दुकानों वगैरह में भी पेट्रोमैक्स और केरोसिन के लैंप रोशन थे। उस बस्ती का एक ही बाजार था जहाँ खासी रौनक थी। मैंने एक जगह कार रोक ली। करीब खड़े हुए एक आदमी को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया, पूछा यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट है? मेरा मतलब होटल। उसने मारवाड़ी जबान में कहा, झील पर चले जाओ भाइया, इधर को मुड़ जाओ, सीधा झील पर पहुंच जाओगे। मैंने आगे जाकर कार झील की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ ली। झील के किनारे पर नारियल के दरख्तों की बहुतायत थी। यहाँ भी थोड़े थोड़े फासले पर 3-4 रेस्टोरेंट थे। मेरे ख्याल में इस तरफ टूरिस्ट वगैरह आते होंगे जिनके लिए ये रेस्टोरेंट बनाए गए थे। मैंने एक जगह गाड़ी रोक ली और हम दोनों नीचे उतरकर एक रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगे, जहाँ सामने घास पर चंद मेजें और कुर्सियां लगी हुई थी। कुछ लोग बैठे भी हुए थे। ये गालिबन बस्ती ही के लोग थे जो शाम की तफरीह के लिए आए थे। लोग हमारी तरफ देख रहे थे। मैं और रत्ना लॉन के कोने की एक मेज पर बैठ गए। उसके चंद सेकंड के बाद ही धोती और कुर्ते में मलबूस एक वेटर हमारे पास आ गया और कंधे पर पड़ी हुई मैली सी साफी से मेज साफ करने लगा। मैंने पूछा, कॉफी मिलेगी? वेटर बोला, जरूर मिलेगी, ब्लैक या मिल्क वाली? मैंने कहा, मिल्क वाली। तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारी मेज पर कॉफी सर्व कर दी गई। खुश जायका कॉफी थी। हम हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए उस झील और बस्ती के बारे में बातें करते रहे। फजा में मछलियों की बू रची बसी थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस बस्ती के लोगों का जरिया माश माहीगीरी ही था।
वो इस झील से मछलियां पकड़कर जोधपुर या नागौर जैसे शहरों में ले जाते होंगे। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए मेरी नजरें उन टीलों की तरफ उठ गईं जिस तरफ से हम आए थे। वो टीले बुलंदी पर थे और वहां किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां चमकती हुई नजर आईं। वो रोशनियां भी कभी सामने आ जाती और कभी किसी टीले की आड़ में छुप जाती। उन रोशनियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस गाड़ी की रफ्तार खासी तेज थी।